ये लीक हुआ 12 बजे बीपीएससी का पेपर, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे 8 बजे रात में जानकारी मिली। तब पहुंचता हूं दलालों तक। ये कर्मचारी से ऊपर के लेवल के लोग इन दलालों तक पहुंचता है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का कल पर्चा आउट हो गया, यानी पर्चा लीक हो गया। परीक्षा होने से पहले ही परीक्षार्थियों को उसका जवाब मिल गया। ऐसे में सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा, यानी बीपीएससी की तैयारी कर जो लोग भी अधिकारी बनना चाहते होंगे उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसका दोषी कौन है? 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को इसकी भी सूचना बड़ी लेट मिलती है। पेपर लीक होता है 12 बजे दिन में, मुख्यमंत्री को पता चलता है 8 बजे रात को। इस तरह से अगर स्टेट चल रहा होगा तो जाहिर तौर पर जांच की प्रक्रिया और दोषियों को ढूंढने की प्रक्रिया तो बहुत बाद में होगी। सबसे पहले उस सपने की बात होगी जो कि हजारों की संख्या में जो छात्रों ने फॉर्म भरा होगा। आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ? कौन लोग संलिप्त हैं? इससे क्या नुकसान हुआ उन छात्रों का, उनके भविष्य का? इन सारी चीजों को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय अनुपम से कराएं। अनुपम युवा हल्ला बोल के संयोजक हैं और वह लगातार नौकरियों, रोजगार, इन तमाम सवालों को लेकर न सिर्फ प्रखर रहते हैं बल्कि आंदोलनों में शामिल रहते हैं। उनका संगठन युवा हल्ला बोल नेतृत्व करता है। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमिताभ दास। वह पूर्व आईपीएस हैं बिहार सरकार के, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार वह बिहार सरकार की गड़बड़ियों को उजागर करते हैं। कई बार कई दावेदारियां ऐसी भी करते हैं जो आगे चलकर सही साबित होती हैं, कई पर एक्शन भी होता है। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत अमिताभ जी आपसे, कि आपने कल एक अपने लेटर हेड पर पत्र लिखा और कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय इसमें इन्वॉल्व है, इस पेपर लीक कांड में। इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा पाए? देखिए, मैं सूत्र तो आपको नहीं बता सकता, मीडिया को सूत्र क्या बताऊंगा, फिर मेरे सूत्र पर खतरा हो जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो डंके की चोट पर कह रहा हूं, और अभी भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री सचिवालय के कुछ अधिकारी इस लीक कांड में शामिल हैं। और इसलिए मैंने जो राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है उसमें मैंने सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि जब मुख्यमंत्री सचिवालय ही शामिल है लीक में, तो बिहार पुलिस जो है वो तो उसकी जांच नहीं कर सकेगी। बिहार पुलिस पर काफी राजनीतिक दबाव पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा, और बिहार पुलिस खाना पूरी कर देगी, लिपापोती कर देगी। कल जो ऐलान किया गया है कि बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है, ईओडब्ल्यू जिसको कहते हैं, ईओडब्ल्यू से इसकी जांच कराई जाए। तो ईओडब्ल्यू की जांच में कुछ होने वाला नहीं है। और आपको याद होगा, हाल में ही बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के दबाव में एसआईटी का गठन किया था गाय घाट बालिका गृह कांड को देखने के लिए, लेकिन उसमें भी वो भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो उसी तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या फिर कुछ एक दो लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, क्योंकि सभी सरकारी विभाग में कुछ लोग निरीह प्राणी होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। तो उन निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसी ने पेपर लीक कराया था। और जो बड़े बड़े घड़ियाल हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो साफ बच निकले। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला की सीबीआई जांच कर रही है मध्य प्रदेश में, उसी प्रकार बीपीएससी घोटाले की भी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। जी, मैं पूछ रहा था अमिताभ जी कि चलिए आप सूत्र का नाम मत बताइए, वह ठीक बात है, लेकिन आप पुलिस विभाग में रहे हैं, लंबे समय तक काम किया है। एक शब्द होता है मोडस ऑपरेंडी। आप जब ये कह रहे हैं तो आपको कौन सी मोडस ऑपरेंडी लगती है, वह सिलसिला और तरीका लगता है जिसके आधार पर आपको लगता है कि सीधे सचिवालय शामिल है? देखिए, पहली बात तो ये कि इतना बड़ा लीक का काम कोई मतलब मामूली आदमी के बस की बात नहीं है। मैं आपको बतला दूं कि पहले भी दबी जबान में बात होती थी कि बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ है, लेकिन दबी जबान में ही बात होती है। पहली बार बीपीएससी ने खुद स्वीकार किया है कि पर्चा लीक हुआ है। ये इनसाइडर जॉब ही हो सकता है। और मुख्यमंत्री सचिवालय की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो बीपीएससी है वो सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आता है, और सामान्य प्रशासन विभाग के जो मंत्री हैं वो खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। सामान्य प्रशासन विभाग उन्हीं के पास है ना। तो जब भी किसी इंसाइडर ने किया है तो मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के बिना ये नहीं हो सकता। और आप मोडस ऑपरेंडी की बात करते हैं तो होता यह है कि इस तरह से
प्रश्न पत्र लीक किया जाता है, कुछ चुने हुए लोगों को लाखों में करोड़ों में ये प्रश्न पत्र बेचे जाते हैं और ये लोग इम्तिहान को बिल्कुल मखौल बना देते हैं। ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका मखौल बना दिया जाता है। एक वीडियो वायरल हुआ था आरा का, वीर कुंवर सिंह कॉलेज का। अब पता नहीं उस वीडियो में कितनी सत्यता है, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लड़के लड़कियां पहले से ही एक अलग कमरे में बैठकर इम्तिहान दे रहे हैं। तो ये बताइए कितना बड़ा माहौल है कि एक अलग कमरे में कुछ लड़के लड़कियां पहले से इम्तिहान दे रहे हैं और बाकी लड़के लड़कियां बरामदे पर घूम रहे हैं। इस तरह से तो मतलब 5वीं जमात की परीक्षा नहीं होती और ये लोग बीपीएससी की परीक्षा उस तरह से ले रहे हैं जिससे डीएसपी आते हैं, बीडीओ और सीओ आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। और बिहार में ये पहली बार नहीं हुआ, ये एक सिलसिला बन गया। आपको याद होगा 5-6 साल पहले बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। एक रूबी राय की नाम की लड़की पॉलिटिकल साइंस में टॉप कर गई थी और उसने मीडिया को बताया कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो आप बताइए कि ये किस तरह से बिहार में शिक्षा को इन लोगों ने चौपट कर दिया है। और जो पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियां, आप समझिए कि उनमें कितनी हताशा है, कितना ज्यादा उनमें फ्रस्ट्रेशन है, आप कल्पना कर सकते हैं। जी अमिताभ जी की बात पर आप अपनी बात कहें अनुपम, और अन्य बातों को भी कहें, उससे पहले अभी हाल का उदाहरण मैं देता हूं। मुंगेर यूनिवर्सिटी में 800 नंबर का कुल प्रश्न पत्र था और 800 से अधिक नंबर टॉपर छात्र ने हासिल किया। आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट। जी अनुपम, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। तो उसी तरह 500 प्रश्न नंबर का कुल उसका ऑनर्स पेपर था, उसमें उसने 555 नंबर पाया था। और अभी हाल की बात, खैर, ये अमिताभ जी एक जो पॉइंट उठा रहे हैं कि सचिवालय से जुड़ा मसला है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात जरूर है जो लास्ट में कह रहे हैं कि कितने छात्र हताश और निराश हुए। ऐसी परीक्षाओं के लीक होने के बाद से, रद्द होने के बाद से हम सब समझ सकते हैं, हमारे आपके घरों के बच्चे तैयारी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस परीक्षा से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। क्या आपको लगता है तैयारी करने वाले छात्रों की फिर मंशा क्या बनती है, फिर उनकी मानसिकता क्या बनती है, फिर वो सरकार और प्रशासन को लेकर क्या सोचने लगते हैं ऐसी स्थितियों को जूझते हैं? नहीं, देखिए अजय भाई, पहले से ही हमारे देश में बेरोजगारी के कारण जैसी परिस्थिति है, और उसमें बिहार तो मैं अक्सर कहता हूं कि वो राजधानी है। बेरोजगारी अगर देश की इस वक्त सबसे गंभीर समस्या है, नेशनल क्राइसिस है एक तरह का, तो बिहार उसका नेशनल कैपिटल है। और हताशा इतनी ज्यादा है, उसका रिफ्लेक्शन आप कई तरह के आंकड़ों में देखते हैं। जब सीएमआई का डेटा आता है कि लेबर फोर्स कंटिन्यूअसली श्रिंक कर रहा है, इसका मतलब संख्या बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा आ रहे हैं, लेकिन नौकरी पाने की, रोजगार पाने की जो चाहत है, कोशिश है, वो खत्म होती जा रही है। उसी का रिफ्लेक्शन आपको खुदकुशी, आत्महत्या जैसे आंकड़ों में दिखता है। मतलब कि भारत को युवा देश बताते थकते नहीं है यहाँ के नेता, लेकिन इस देश में युवा बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने लग गया है। और उसी परिस्थिति में जब बीपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा, जिसको इससे पहले 3 बार ये परीक्षा जो है, इसका डेट पोस्टपोन किया गया अपरिहार्य कारणों से, ये बता के बार, ये तो हमने नॉर्मल मान लिया है हमारे सिस्टम में कि आप भर्ती परीक्षाओं के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई उसमें शोरगुल शराबा नहीं होता, उसको बिल्कुल नॉर्मल मान लिया गया है। और जब परीक्षा होती भी है तो आप समझिए लाखों की संख्या, हम हजारों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग 6 लाख के करीब इसी बीपीएससी 67th कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई किया है कैंडिडेट्स ने। और जो सालों साल से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे। यही उनका माध्यम है एक बेहतर भविष्य का सपना देखने का। होगा ये कई लोगों का आखिरी साल, हाँ, कई लोगों का आखिरी साल भी रहा होगा। और ऐसे में जब वो दूर दूर जाके डिस्टेंस, ऐसे परिवार से आए लोग जिनके लिए 500 रुपया, 1000 रुपया जो होता है वो महीने का बजट बिगाड़ सकता है। हमको समझना पड़ेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे हैं। वहां पे कोई परीक्षा देने जाता है और जब वो घर लौटता है देखता है कि पेपर रद्द हो गया। रद्द इसलिए हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और जब हम पेपर लीक की अब बात करते हैं अजय भाई, तो देखिए ये ना ही पहला पेपर लीक है बिहार में और ना ही आखिरी है। और अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो पेपर लीक होता क्यों है। देखिए समझिए एक बात को, अगर सारे पेपर लीक का खुलासा हो जाता तो पेपर लीक खुद ब खुद इतने में ही होना बंद हो जाता। अगर आपके हमारे पास 10 पेपर लीक की घटनाओं के बारे में जानकारी है
इसका मतलब मेरा मानना है कि कम से कम 3 गुना 4 गुना ऐसे पेपर लीक हुए होंगे जिसके बारे में आप हम नहीं जानते। अगर सब कुछ लीक हो जाए, पेपर लीक की घटना सबको पता चल जाए, तो उससे भी लीकेज होना बंद हो जाएगा। लेकिन हमको और आपको जितनी जानकारी है, हमको उसी की जानकारी है जहां भंडा फूट गया। ये भंडा जो फूटा है ये बहुत छोटा परसेंटेज है एक्चुअल प्रॉब्लम क्राइसिस जितना बड़ा होगा। कई पेपर लीक हो रहे होंगे जिसमें सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार, मिलीभगत, कॉम्प्लिसिटी टॉप से बिल्कुल बिना पॉलिटिकल शह के इतने बड़े पैमाने पर इतने महत्वपूर्ण एग्जाम का पेपर लीक करवाने की ना ही कोई हिमाकत कर सकता है और ना ही कोई कर सकता है चाह के भी, इतने बड़े पैमाने पे। मैं ये आज से नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में भी जब आपने बात की थी मैं वहां भी यही बात कह रहा था। लेकिन होता क्या है हमारे देश में पेपर लीक की घटनाओं में, अगर थोड़ा दबाव बना तो डर से जांच की तो घोषणा हो जाती है, कोई ना कोई जांच। अब यहाँ बिहार में तो देखिए आरोप जिनके ऊपर वो खुद अपनी जांच करेंगे। एक तो मतलब आप बेसिक मिनिमम जो एक न्याय का जो नियम है उस वही वायलेशन हो रहा है। सबसे पहले बीपीएससी ने ही कमेटी बनाई जांच करने के लिए, बीपीएससी पे ही आरोप है। अब डीजीपी जांच करेंगे और आरोप जो है सो बिहार सरकार के ऊपर है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, सवाल ये है कि देखिए ना ये पहला पेपर लीक है ना ये आखिरी है। सवाल ये होना चाहिए कि सरकार ने आज तक ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स उठाए हैं, कौन से सुधार के कदम उठाए हैं जिससे कि वो कह सके, मान लेते हैं कि वो सक्सेसफुल ना रहे, लेकिन कम से कम सामने आके मुख्यमंत्री या सरकार ये कह सके कि हमने ये कदम उठाए सुनिश्चित करने के लिए कि पेपर लीक की घटनाओं को कम किया जाए। एक भी बात कह दे इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हुआ तो पेपर लीक हुआ, अगली बार फिर देखेंगे कराएंगे। अगर हम बहुत उनके पक्ष में भी बात करने की कोशिश करें तो इससे ज्यादा तो उनके पक्ष में कोई बात नहीं की जा सकती है कि वो नहीं करवा रहे होंगे लेकिन वो पूरी तरह से इंडिफरेंट होंगे। लेकिन हमको यहाँ ये लगता है कि जब आप जांच करते हैं, और ज्यादातर पेपर लीक की घटनाओं में हमारे देश में जांच कहां जाके रुकती है, कोई आपको चतुर्थ श्रेणी का 2 कर्मचारी मिल जाएगा जिसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि यही फला व्यक्ति जो था वहां बैठा हुआ था, यही पूरा सरगना चला रहा था इतना बड़ा। कहां कम कितनी सारी ऐसी खबरें। अब ज्यादातर मामलों में यही होता है, अगर जांच होता है तो कोई बिल्कुल एक कोई बेचारे से कर्मचारी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और उसको क्लोज कर दिया जाता है मामले को कि हो गया, हमने केस सॉल्व कर दिया है। अगर थोड़ा और दबाव बने, अगर मान लीजिए हम आप जैसे लोगों का थोड़ा और ज्यादा आंदोलन हो गया, कुछ हो गया, तब जाके मामला थोड़ा और आगे बढ़ता है। मामला जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तब कहां पहुंचता है, तब पहुंचता हूं दलालों तक। ये कर्मचारी से ऊपर के लेवल के लोग, इन दलालों तक पहुंचता है। लेकिन आप जैसे ही दलालों तक पहुंचते हैं तो आप जो जिनकी पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी थी उन तक पहुंचने का रास्ता और क्लियर होने लग जाता है, तो इसलिए जल्दी वहां तक पहुंचा नहीं जाता। लेकिन जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, वो जो उन शिक्षक भर्ती वाले मामले में जो कौन एक थे, चांद क्या एक यादव जी कौन जो थे, जो मंत्री जी के साथ जिनकी फोटो आती थी, चंद्रमा यादव, अब उनका खूब चला वहां पे मामला। वहां तक जब पहुंच जाता है तब तो हर हाल में कोशिश होती है कि यहां पे रोक दिया जाए। अगर सही में निष्पक्ष ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो इस तरह के किसी भी पेपर लीक में जो सही में जिसको सरगना कहा जाता है, सरगना कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार में बैठा हुआ है। इसमें मुझे रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं है। और अगर सरकार ये ईमानदार है, अगर बिहार सरकार ने पेपर लीक नहीं करवाया है या बिहार सरकार का हाथ नहीं है, तो बिहार सरकार को उस सरगना को पकड़ के सामने रख देना चाहिए जो सरकार में बैठा हुआ है। अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हम मानेंगे कि भाई ये तो सरकार इसकी मिली भगत है, खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के भविष्य के साथ। आगे की बात थोड़ी और समझते हैं अमिताभ जी से। अमिताभ जी ये बताइए, मैं एक घटना बता रहा हूँ 2005 की। 2005 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन राम सिंहासन सिंह, सदस्य बालक चौधरी, शिव बालक चौधरी, डिप्टी सेक्रेटरी सैयद मासूम अली और 6 अलग और एम्प्लॉय गिरफ्तार किए। यानी आप जो कह रहे थे ये सब बीपीएससी में ही गिरफ्तार है। आप जो कह रहे थे ये सिलसिला पुराना है। अगर यह लगातार हो रहा है तो जैसे हमारे यहाँ प्रदूषण जांच के लिए भी अलग टास्क फोर्स बन रही है, तो क्या यह शिक्षा से जुड़े घोटाले जो बिहार में लगातार हो रहे हैं, ज्यादातर अचिन्हित हैं, कुछ मामूली चिन्हित है जिनमें से एक बीपीएससी है जिस पर हम आप बात कर रहे हैं, क्या कोई अलग फोर्स भी कभी सरकार ने बनाने की कोशिश की, कुछ बनाया और उसका कोई लिंक बनाया जवाबदेही का?
जी अलग अलग फोर्स को नहीं बनाया गया है। देखिए, असली जो समस्या है वो इच्छा शक्ति की बात, जी पॉलिटिकल विल की बात। जो अभी एग्जिस्टिंग फोर्स है हमारा, जो अभी हमारी व्यवस्था है, यदि इसी को मतलब इसी में ईमानदारी आ जाए तो व्यवस्था पर तो इसी फोर्स के साथ हम काम कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि पहले भी बीपीएससी के चेयरमैन राम सिंहासन सिंह जेल चले गए या और उप सचिव वगैरह गए। ये पैटर्न है। आप इसकी बात कर रहे हैं, झारखंड में मैं बात करता हूँ, झारखंड लोक सेवा आयोग में उसकी अध्यक्षा थी ये एलिस उषा रानी सिंह, उनको जेल जाना पड़ा था। पूरा झारखंड लोक सेवा के आयोग के कई सदस्य जेल चले गए। तो ये तो एक पैटर्न बन गया है। सबसे पहले देखिए, बुराई कहाँ से शुरू होती है? वो बीपीएससी में मनोनयन से शुरू होती है। बीपीएससी का चेयरमैन कौन बनता है, सदस्य कौन बनता है, ये ज्यादातर लोग जो होते हैं ये राजनीतिक आधार पर बनाए जाते हैं। ये या तो ये रिटायर्ड नौकरशाह होते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं कि जो बहुत ईमानदार होता है वो, बल्कि जो बहुत खुशामदी होता है, जो कठपुतली की तरह काम करता है या फिर भ्रष्ट रहता है, वो लोग को एक तरह से पुरस्कार के रूप में इन आयोगों का चेयरमैन बनाया जाता है। तो ये लोग तो पहले ही से मतलब ऐसे लोग रहते हैं जिनकी ईमानदारी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहता है। वे लोग इन आयोगों के सामान्यतः चेयरमैन बनते हैं, सदस्य बनते हैं, और उसके बाद ये एक पूरा रैकेट चलता है। और रैकेट में मैंने कहा कि इतना बड़ा रैकेट होता है। आप मध्य प्रदेश की बात लीजिए, मध्य प्रदेश में जो व्यापक घोटाला था, सरकारी नौकरियों वाला ही घोटाला था, उसमें लगभग 50 लोगों की रहस्यमय मौतें हुई। इतना बड़ा खूनी घोटाला। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान का नाम पड़ गया था यमराज सिंह चौहान। इतनी मौतें हुई। सीबीआई ने जांच ली, लेकिन सीबीआई भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। सीबीआई भी पिंजड़े का तोता है, बहुत सारे दबाव में काम करता है। अब वहां भाजपा की सरकार है, तो आज तक सीबीआई ने राजनीतिक दबाव में एक बार शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ तक नहीं की। तो ये तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी की कहानी है। अलग अलग राज्यों में यही कहानी चलती है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो। कुछ साल पहले ऐसे ही पंजाब लोक सेवा आयोग का मामला आया था। और हर जगह इतना इनका नेक्सस रहता है, पावरफुल नेक्सस रहता है, जो गठबंधन है। अब तो मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया में भी बहुत सारे लोग इस तरह लोगों में शामिल हैं जो इस तरह की खबरें नहीं चलाते हैं। आज आप पटना के अखबारों में देखिएगा तो बहुत सारे अखबारों ने बहुत मामूली तरीके से ये खबर चलाई, जबकि इन खबरों को सुर्खियां होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया पर दबाव है। यदि अखबार वाले ज्यादा सुर्खियां बना देंगे, ज्यादा संपादकीय लिख देंगे, तो अखबारों का सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो इन लोगों ने, माफिया ने अब बहुत हद तक मीडिया प्रबंधन कर लिया है। तो ये तो एक इतना बड़ा नेक्सस हो गया, इतना बड़ा गठबंधन है। भ्रष्ट राजनेता शामिल है इसमें, भ्रष्ट नौकरशाह शामिल है, जो मीडिया में भ्रष्ट लोग हैं वो शामिल है। ये इतना बड़ा गठबंधन है कि आम आदमी तो इसके सामने बिल्कुल बौना हो गया है। और हम जैसे लोग, इक्के दुक्के लोग आवाज उठाते हैं तो कुछ बात होती है। अब बताइए, नीतीश कुमार ने 1.5 साल पहले मेवालाल चौधरी जैसे दागी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया, जिसने कुलपति के रूप में इतने बड़े बड़े घोटाले किए थे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में। उस मेवालाल चौधरी को नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा का भार दे दिया था। जब मैंने मांग उठाई, जब मैंने बात रखी कि इसने अपनी वाइफ को जला के मार डाला है, तब जाके मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हुआ। तो ये तो मतलब एक तरह से देखिए कि माफिया का, जिसको नंगा नाच कहते हैं, ये नंगा नाच हो रहा है। और अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। आप बताइए, मुख्यमंत्री, ये लीक हुआ 12 बजे बीपीएससी का पेपर, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे 8 बजे रात में जानकारी मिली। ऐसा क्या ये विश्वास करने लायक बात है? आज के जमाना में, सोशल मीडिया के जमाना में, जबकि व्हाट्सएप पर आपको पल पल की खबरें मिलती रहती हैं, एक छोटे छोटे रिपोर्टर को, एक आम आदमी को पल पल की खबरें मिलती रहती हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले कि मुझे 8 घंटे बाद सूचना मिली, क्या ये विश्वास करने लायक बात है? ये साफ बात है कि मुख्यमंत्री अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं कि मैं तो भाई कहीं से हुई नहीं। जो एक भगवान कृष्ण की हम लोग कविता पढ़ते थे कि कृष्ण जी के पूरे चेहरे पर मक्खन लगा हुआ था और कहते थे कि मैं नहीं माखन खायो। तो वही बात है, आप पूरा घिरा गए हैं और आप कह रहे हैं कि तो मुझे तो जानकारी ही नहीं है, मैं नहीं माखन खायो। ये तो बहुत हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई। जी अनुपम, तब ये बताइए, जैसा कि आप लोगों की बातचीत से ही जाहिर है कि अगर सरगना मुख्यालय में बैठा है, सचिवालय में बैठा है,
और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि 12 बजे की खबर रात को 8 बजे पता चलती है। और अमिताभ जी तो सोशल मीडिया के हवाले से भी कह रहे हैं, उस हवाले से भी 1 घंटे में पता चल गई होती है। उनके पास तो सारी जांच एजेंसियां हैं राज्य की। अगर ऐसी हालात है, ऐसी स्थितियां हैं, तो फिर हमारी आपकी बहसों का मायने मतलब कुछ निकलता है या सब कुछ व्यर्थ ही हम बात कर रहे हैं? जी नहीं, व्यर्थ तो बात कतई नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी आपकी बातचीत ही जो है उम्मीद की किरण है, खास करके ऐसे समय में जब तंत्र के साथ जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं आप, मजाक जो हो रहा है, और उसमें जैसा अमिताभ जी कह रहे हैं, मीडिया के एक बड़े वर्ग को, पूरी इंफॉर्मेशन मशीनरी को प्रोपेगेंडा मशीनरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो सच दिखाने की बजाय सत्ता का भोंपू बन गया है। तो ऐसे समय में कम से कम आप हम बात कर रहे हैं उन बातों पर जिस पर पूरे देश को, कम से कम पूरे प्रदेश को तो हर हाल में बात करना ही चाहिए। तो उम्मीद की किरण तो यहीं से निकलती है। लेकिन देखिए, चाहे मेन स्ट्रीमिंग होने से कितना भी कोई रोकने की कोशिश करे ऐसी खबरों को, लेकिन आप और हम तो जानते हैं ना कि ये असल मुद्दा है, ये असल पीड़ा है, ये है जो इन 6 लाख परिवारों की पीड़ा है, जिसको हो सकता है वो मुख्य धारा की मीडिया, जिसकी पहुंच हर परिवार के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक है, वो नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि वो सरकार जिसके ऊपर जवाबदेही है, उसको सरकार और साहब कहते हैं कि हम 8 घंटे बाद हमको पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ, हम तो जानते नहीं करते थे, ऐसे भी होता है। उनका एक जनरल एटीट्यूड ऐसा ही रहता है किसी भी सवाल के प्रति। तो ऐसे में तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो सही मायने में आम लोगों के, युवाओं के, जनता की जो पीड़ा और परेशानी के जो सवाल है, उस पर बात होते रहनी चाहिए। और वहीं से मुझे लगता है कि जो कोशिश हम युवा हल्ला बोल आंदोलन के जरिए भी कर रहे हैं, आप लगातार उस पे रिपोर्ट भी करते हैं, देखते भी रहते हैं, नजर भी बनाए रखते हैं, हमको तो उम्मीद वहीं से है। हमको तो देखिए, ये पक्ष विपक्ष से भी उम्मीद नहीं है, ईमानदारी से बताएं तो, वो चाहे विपक्ष की पार्टियां ही क्यों ना, ये पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर है कि इस तरह के सवाल पे जो है इस तरह की स्थिति बन गई है, पूरा इकोसिस्टम ऐसा बन गया है। तो हमको लगता है कि यहीं से युवाओं को विशेष तौर पे और जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, सड़क पे आके ये बताना पड़ेगा कि ये है जो हमारे सवाल हैं, इनका जवाब हमें चाहिए। और अगर आप जवाब देने में सक्षम नहीं है, तो इन्हीं सवालों की प्रक्रिया से जो आंदोलन जो निकलेगा, उसी से चीजें ठीक होंगी। तो उम्मीद तो है ही, हम तो बिल्कुल पेसिमिस्ट नहीं है अजय भाई, अभी भी बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट है, और इसीलिए दिन रात हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों का बातचीत के लिए शुक्रिया। लेकिन हमारे यहाँ बैठकों में बातचीत में कहते हैं कि नौकरी पढ़ला से ना मिली, जुगाड़े से मिली। तो हालत करीब करीब यही दिखाई दे रही है। और सच ये है कि जिस आदमी के पूरे चेहरे पर मक्खन लगा हुआ है, वही कृष्ण की भांति कहता है कि हमें क्या पता मक्खन कहाँ, वोट क्या आएगी, जाहिर तौर पर कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा। लेकिन 6 लाख वह लोग कहाँ सो रहे हैं जिसको अनुपम कह रहे हैं, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है। आखिर वह सड़कों पर क्यों नहीं है? कहीं वह भी तो इसी जुगाड़ में नहीं थे? खैर, इन सवालों पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उम्मीद करिए कि ये सरकार उन छात्रों के साथ न्याय करेगी, और जो यह रेला भ्रष्टाचार का चल रहा है, परीक्षा लीक का, वह कहीं तो जाकर रुकेगा, इस बार ही सही, क्योंकि यह बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा थी जिस पर इज्जत का बंटाधार हुआ है सरकार का। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की